हेलो बड़ी स्टूडेंट्स, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूँ आप सभी का फॉर्मेटेड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग सर्विंग पढ़ना स्टार्ट किए थे। सर्विंग में लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि क्या होता है मेरा सर्विंग, सर्विंग का डेफिनेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखे थे अर्थ के बारे में कि अर्थ का मेरा जो शेप है वो जियोइड शेप है। उसके बाद हमने देखा था स्फेरिकल एंगल के बारे में कि हमारा स्फेरिकल ट्रायंगल क्या होता है। तो अगर हम बात करें स्फेरिकल ट्रायंगल का, तो हमने क्या बताया था कि अगर आप अर्थ को एज ए स्फीयर कंसीडर करते हो, तो अगर तीन ग्रेट सर्कल्स, अब ग्रेट सर्कल हमने क्या बोला था, जो अर्थ सरफेस को दो इक्वल पार्ट में बांटता है उसी को हम लोग बोल देते हैं ग्रेट सर्कल। उसी तरह से मान लेते हैं कि एक ग्रेट सर्कल आपका ये है, उसी तरह से मान लेते हैं क्या कि दूसरा ग्रेट सर्कल कुछ ये रहा होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसी ट्रायंगल को हमने बोल दिया था क्या कि ये मेरे पास जो ट्रायंगल बन रहा है, यही ट्रायंगल हमारा कहलाता है क्या, स्फेरिकल ट्रायंगल। तो हमने देखा था स्फेरिकल ट्रायंगल के बारे में, और स्फेरिकल ट्रायंगल से रिलेटेड हमने कुछ प्रॉपर्टी को भी देखा था कि क्या होता है स्फेरिकल ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी। तो उसमें हमने सबसे पहले देखा था क्या कि ये जो लाइंस है, जो कर्व लाइंस आपको दिख रहे हैं, इन लाइंस को हम लोग बोल देते हैं क्या, साइड्स ऑफ द स्फेरिकल ट्रायंगल। ये जो आपको आर्क दिखाई दे रहे हैं, आर्क को क्या बोल दिए, साइड्स ऑफ द स्फेरिकल ट्रायंगल। और स्फेरिकल ट्रायंगल के साइड्स को हमने कैलकुलेट किया था, तो हमने क्या बोला था कि ये जो जो भी साइड्स होंगे, जो भी एपेक्स होंगे, वो सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बना रहे होंगे। तो मान लेते हैं कि यही मेरा अर्थ का सेंटर है, तो इस सेंटर पे कुछ ना कुछ एक एंगल बना रहे होंगे, और उसी एंगल से हम लोग डिग्निफाई करते हैं किसको, साइड्स को। सपोज कीजिए, मान लेते हैं कि ये साइड मेरा ए बी है, ये बी सी है। तो अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि ये साइड मेरा थीटा है, ये साइड मेरा थीटा टू है, और ये साइड मेरा थीटा थ्री है, सॉरी एंगल मेरा थीटा वन, थीटा टू और थीटा थ्री है। अगर अर्थ के रेडियस को हम लोग मान लेते हैं क्या कि रेडियस मेरा कितना है, आर है। तो यहाँ से आप क्या देखिएगा कि आर्क लेंथ बराबर, आप लोग फार्मूला जानते हैं क्या कि आर्क लेंथ जो हमारा होता है, आर्क लेंथ क्या होता है। तो आप लोग को पता है क्या कि अगर हम लोग आर्क लेंथ का बात करते हैं, तो आर्क लेंथ मेरा क्या होता है, आर टाइम्स ऑफ थीटा। तो आर टाइम्स ऑफ थीटा कितना हो रहा है, थीटा वन। सिमिलरली हम लोग क्या बोल देते हैं कि जो आर्क लेंथ मेरा बीसी होगा, बीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आर टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, थीटा टू। उसी तरह से जो हमारे पास एसी आर्क लेंथ हो जाएगा, वो एसी आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, तो एसी आर्क लेंथ हो जाएगा आर टाइम्स ऑफ थीटा थ्री, थीटा थ्री। तो यहाँ से हमने क्या दिखा था कि आर को हम लोग कैंसिल कर देते हैं और सिर्फ ये बोल देते हैं कि जो मेरा साइड्स हो जाता है वो उसके सेंटर पे बनाए गए एंगल्स के इक्वल हो जाता है। तो हमने क्या बोला था कि जो मेरा आर्क ए बी होगा वो थीटा वन के बराबर होगा, जो आर्क बी सी होगा वो थीटा टू के बराबर होगा, जो आर्क ए सी होगा वो थीटा थ्री के बराबर होगा। और इन्हीं चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, ये जो तीनों आर्क हैं ए बी बी सी और सी डी, इसी चीज को हमने क्या बोल दिया था, तो इसी को हमने बोल दिया था क्या, साइड्स ऑफ द स्फेरिकल ट्रायंगल। क्या बोल दिया था, साइड ऑफ द स्फेरिकल ट्रायंगल, स्फेरिकल ट्रायंगल। तो साइड ऑफ द स्फेरिकल ट्रायंगल के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि इसका एंगल कैसे हम लोग मेजर करते हैं। तो एंगल मेजर करने के लिए हमने क्या बोला था कि अगर आपके पास कोई भी स्फेरिकल ट्रायंगल हो, कोई भी स्फेरिकल ट्रायंगल हो, तो उसमें जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दो ग्रेट सर्कल्स का, तो मान लेते हैं क्या कि यही सॉरी, यही मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आप क्या कीजिए, टेंजेंट प्लॉट कीजिए। तो मान लेते हैं एक टेंजेंट ए रहा, एक टेंजेंट ए रहा, इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ ए डैश, इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ ए डबल डैश। तो आप क्या देख रहे हो कि जो दो टेंजेंट के बीच में एंगल बनता है, इसी चीज को हमने क्या बोल दिया था, एंगल ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि एंगल जो हमारे पास ए डैश ए डबल डैश। सिमिलरली आप क्या बोलिएगा, ये इस पॉइंट पे, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा। तो मान लेते हैं एक टेंजेंट है, दूसरा टेंजेंट है, तो इसको मैं बोल दे रहा हूँ बी डैश, इसको मैं बोल दे रहा हूँ क्या, बी डबल डैश। तो ये जो एंगल बनेगा इसी को हम लोग बोल देंगे क्या, एंगल्स ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल। तो ये एंगल ए डैश, उसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, इसको मैं बोल रहा हूँ सी डैश, इसको मैं बोल रहा हूँ सी डबल डैश। तो ये जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल। तो हमने क्या देखा, एंगल ए डैश या एंगल बी डैश बी, बी डबल डैश, या एंगल सी डैश सी, सी डबल डैश। ये जो तीन एंगल होंगे इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, एंगल ऑफ द स्फेरिकल ट्रायंगल। क्या बोल देंगे, एंगल्स ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल। तो ये हमने स्फेरिकल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, और स्फेरिकल ट्रायंगल के बाद हमने देखा था इसका कुछ प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज में सबसे पहला क्या देखा था कि आपको पता है अगर हम अर्थ सरफेस को यहाँ पे जो कर्व समझ रहे हैं, अगर कर्व नहीं समझते, देखिए इस फिगर को मैं इरेज करके फिर से बना रहा हूँ।
अभी हमने अर्थ सरफेस को कैसा माना था कि अर्थ सरफेस मेरा एक कर्व है, तो कर्व रहने के कारण जो हमारे पास उसके ऊपर जो ट्रायंगल मिला था, कुछ ऐसा ट्रायंगल मिला था। कब? जब हम लोग अर्थ सरफेस को कर्व समझे थे तब। अगर अर्थ सरफेस को अगर हम लोग कर्व ना समझ करके अगर प्लेन समझ रहे होते, तो प्लेन समझ रहे होते उस केस में हमारे पास जो ट्रायंगल मिलता वो ट्रायंगल कुछ कैसा मिलता, तो प्लेन समझने के केस में हमारे पास जो ट्रायंगल मिलता वो यही ट्रायंगल मिलता। अगर हम लोग प्लेन समझ रहे होते तो प्लेन के केस में हमारे पास ये ट्रायंगल मिलता। अगर स्फेरिकल समझ रहे हैं तो स्फेरिकल के केस में आपको क्या ट्रायंगल मिल रहा है? स्फेरिकल के ट्रायंगल में जो ट्रायंगल मिल रहा है वो ब्लू वाला ट्रायंगल मिल रहा है ये। और आपको भी पता है क्या कि अगर हम बात करें ब्लू लाइन का और ब्लैक लाइन का, तो दोनों के मेजरमेंट में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो ये जो ब्लू ट्रायंगल मिलेगा कब? जब आप अर्थ के सरफेस को स्फीयर कंसीडर करोगे, तब मतलब अर्थ के सरफेस को कंसीडर करोगे तब आपको ब्लू वाला ट्रायंगल मिलेगा। और अगर अर्थ के सरफेस को आप प्लेन समझते हो तब आपका ब्लैक वाला ट्रायंगल मिलेगा। तो यहाँ से आपको पता है क्या कि बचपन में आपने हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि एंगल ऑफ जो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट स्फेरिकल ट्रायंगल के केस में हमने क्या देखा था कि आपको इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना होता है, टेंजेंट ड्रॉ करके हम लोग मेजर करते हैं। तो आप खुद से देख रहे हो क्या कि ये एंगल जो है, बड़ा वाला जो एंगल का वैल्यू है, इस छोटे वाले एंगल के वैल्यू से ज्यादा है। तो यहाँ से हमने 3 पॉइंट देखे थे। पहला पॉइंट क्या था कि जो सम ऑफ स्फेरिकल एंगल्स जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है, तो उसका वैल्यू ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री। उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो हमारे पास साइड्स होंगे, साइड्स का भी सम कितना होना चाहिए, तो तीनों एंगल, तीनों जो साइड्स के सम होंगे वो वन। अब आप किससे डिग्निफाई कर रहे हो, तो अभी हम लोग देखें क्या कि साइड को डिग्निफाई कर रहे हैं एंगल से। तो उसके बाद हम देखा था क्या कि साइड्स का भी जो सम होगा वो वन, किसी भी इंडिविजुअल साइड्स का जो वैल्यू होना चाहिए वो 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और तीनों साइड्स का जो सम होना चाहिए वो 180 डिग्री से 180 डिग्री से ज़्यादा होकर के, और किससे कम होना चाहिए, तो 360 डिग्री से कम होना चाहिए था। तो ये सारा कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट के क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे के बारे में। तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे के बारे में, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सर्वे को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। चाहे वो उसके पर्पस पे हो, जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट कर रहे हो उस इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे हो, या जिस लोकेशन पे हम लोग सर्वे करने वाले हैं उसके बेसिस पे। तो वही यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या कि आखिर क्या जरूरत पड़ गया अलग अलग तरह से सर्वे को क्लासीफाई करने का, वही सारा कुछ आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला गया कि अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग का, तो सर्वेइंग के क्लासिफिकेशन के बारे में क्या बोला गया कि सर्वेइंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस मींस। अलग अलग मींस में हम लोग सर्वे को क्लासिफाइड कर सकते हैं। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे। अगर बात करें इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे, तो अगर हम लोगों को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना होता है या फिर लीनियर डिस्टेंस मेजर करना होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या यूज कर लेते हैं। तो लीनियर डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो चेन का यूज करते हैं। उसी तरह से ईडीएम का यूज करते हैं। ईडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईडीएमआई। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसी तरह से और हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए किसका हेल्प कर लेते हैं, जीपीएस का हेल्प कर लेते हैं। ये सब के सब आपको एक एक सेपरेट टॉपिक्स है, तो सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। बस अभी हम लोग इंस्ट्रूमेंट समझ रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हो सकता है। तो लीनियर डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमने क्या क्या यूज कर लिया, चेन, ईडीएमआई, जीपीएस और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है। उसी तरह से बात करें क्या कि अगर हमको एंगुलर डिस्टेंस मेजर करना हो, एंगल मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, तो एंगल मेजर करने के लिए हम लोग हेल्प ले लेते हैं किसका, कंपास का, थेडोलाइट का, थेडोलाइट का। तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग हेल्प से क्या कर लेते हैं सॉरी, एंगुलर मेजरमेंट ले लेते हैं। तो अब एक अगर चेन से हम लोग सर्वे कर रहे हैं उसको चेन सर्वेइंग करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सर्वेइंग करेंगे, जीपीएस सर्वेइंग करेंगे, कंपास सर्वेइंग करेंगे, थेडोलाइट सर्वेइंग करेंगे। उसी तरह से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज कर करके हम लोग जो सर्वेइंग करते हैं उसी को अलग अलग सर्वेइंग कहते हैं। उसी तरह से जैसे मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया या आपके पास एंगुलर डिस्टेंस हो गया। उसी तरह से अगर हमको वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करना हो तो हम लोग किसका हेल्प कर लेते हैं, तो ऑटो लेवल का। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, लेवलिंग सर्वेइंग बोल देंगे। तो अलग अलग आपके पास क्या है, सर्वेइंग है। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे अलग अलग हम लोग सर्वेइंग करते हैं। तो ये पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन होगा किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास सर्वेइंग आता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ सर्वेइंग। आप जो सर्वेइंग परफॉर्म कर रहे हो वो कहाँ पे कर रहे हो, क्या वो आप वाटर पे कर रहे हो या फिर क्या आप उसको लैंड पे कर रहे हो। तो अलग अलग प्लेसेस के बेसिस पे हमने क्या किया, सर्वेइंग को अलग अलग पार्ट में बांटा कि कहाँ कहाँ किस किस प्लेस पे हम लोग उसका यूज कर रहे हैं। तो अगर हम लोग लैंड पे कर रहे होते हैं तो जनरली उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लैंड सर्वेइंग।
लैंड सर्वेइंग। उसके बाद हमने क्या देखा कि अगर वाटर में हम लोग कर रहे हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग। हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग। अब जैसे आपको कल बताया था क्या कि कुछ कुछ जगह बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट हो जाता है जहां पे आपको इजीली एक्सेसिबल नहीं होता, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फोटोग्राफिक सर्वे कर लेते हैं। तो फोटोग्राफिक सर्वे आप कहाँ से कीजिएगा, तो हवा में हेलीकॉप्टर पे बैठ के रहता है, हेलीकॉप्टर पे बैठ करके जाकर के फोटो क्लिक करता है, और फोटो से हम लोग क्या कर लेते हैं, उस एरिया के बारे में सारा डिटेल कलेक्ट कर लेते हैं। तो वहां से हम लोग क्या बोल देंगे कि हमारे पास क्या हो जाएगा, एरियल सर्वेइंग। एरियल सर्वेइंग। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि आप कौन से प्लेस पे सर्वे कर रहे हो उसके बेसिस पे हम लोग सर्वे को अलग अलग पार्ट में बांटते हैं। एक हो जाता है हमारे पास लैंड सर्वेइंग, हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग, एरियल सर्वेइंग। तो दूसरा हमारे पास क्या हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, प्लेस के बेसिस पे सर्वे को कितने पार्ट से हम लोग करते हैं। सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, आखिर आप जो सर्वेइंग कर रहे हो, सर्वेइंग करने का पर्पस क्या है। क्या आप अपने घर के बाउंड्री को पता लगाने के लिए कर रहे हो, या फिर आप किसी जो भी लोकल एरिया है, लोकल एरिया के टोपोग्राफी के बारे में जानने के लिए कर रहे हो, या फिर आप इंजीनियरिंग के पर्पस से कर रहे हो, तो आखिर आपका पर्पस क्या है। तो पर्पस के बेसिस पे भी हम लोग सर्वे को अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। तो उसमें हम लोग क्या बोल देते हैं कि अगर आप जो कर रहे हो वो उस लोकल एरिया के टोपोग्राफी जानने के लिए कर रहे हो कि हाँ वहाँ पे पहाड़ है, नदी है, झरना है, क्या है। तो अगर आप टोपोग्राफी जानने के लिए कर रहे हो तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, टोपोग्राफिक सर्वेइंग। टोपोग्राफिक सर्वेइंग। उसी तरह से अगर हम लोग बात कर रहे हैं क्या कि आप इंजीनियरिंग पर्पस है, जैसे कहीं पे टनल बनाना है, या फिर कहीं पे होल्स बनाना है, या फिर कहीं पे डैम्स बनाना है, तो अगर आप इंजीनियरिंग के पर्पस से कोई भी सर्वे करते हो तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, इंजीनियरिंग सर्वेइंग। इंजीनियरिंग सर्वेइंग। उसी तरह से होता है कि अगर आप चाहते हो क्या कि आपके घर का बाउंड्री कितना है, आप जो जिस गांव में रह रहे हो उस गांव का बाउंड्री का डिवीजन कैसा है, तो उसके लिए जो हम लोग सर्वे करते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वेइंग। कैडेस्ट्रल सर्वेइंग। तो ये हम लोग क्या बोलते हैं कि अलग अलग पर्पस पे कि आखिर हमको सर्वे करने का पर्पस क्या है, उसके बेसिस पे भी हम लोग सर्वे को और अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, आखिर सर्वे करने का आपका पर्पस क्या है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे भी बहुत तरह का सर्विंग हो गया, जैसे चेन सर्विंग हो गया, कंपास सर्विंग हो गया, थेडोलाइट सर्विंग हो गया, लेबलिंग हो गया। ये सारा किसके बेसिस पे हो गया, इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे हो गया। दूसरा हमने क्या देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ सर्वेइंग, सर्वे के कौन से प्लेस पे हम लोग सर्वे कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमने क्या बोल दिया कि एक आपके पास आ जाता है लैंड सर्वेइंग, दूसरा आपके पास क्या आ जाता है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग, या वाटर जिसको जो वाटर बॉडीज के पास हम लोग करते हैं, वाटर बॉडीज में करते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग। उसी तरह से जो हवा में से हम लोग जो फोटोग्रामेट्री करते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं एरियल सर्वेइंग। तो प्लेस के बेसिस पे हमने क्लासिफाई कर दिया। उसके बाद हमने क्या बोल दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, आखिर आपका सर्वेइंग करने का पर्पस क्या है। तो पर्पस के बेसिस पे हमने क्या बोल दिया कि अगर आपको उस लोकल एरिया के नेचर के बारे में जानना हो कि उसका टोपोग्राफी कैसा है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, टोपोग्राफिक सर्वेइंग कर देते हैं। अगर हम जो सर्वे कर रहे हैं वो एक इंजीनियरिंग पर्पस से कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, इंजीनियरिंग सर्वेइंग बोल देते हैं। और अगर आपका सर्वे का पर्पस क्या हो कि आपका लोकल बाउंड्री का, जैसे घर गांव यही है, गांव में आप लोग क्या देखते होंगे, जो मैप देखते होंगे तो क्या होता है कि अलग अलग बाउंड्री दिया हुआ रहता है। तो अगर ये आपका लैंड का बाउंड्री कैसा है उसके बारे में अगर आप सर्वे करना चाहते हो तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वेइंग। इसी तरह से और भी पर्पस है, सारे पर्पस जब हम लोग टाइप्स पढ़ रहे होंगे तब हम लोग देखेंगे। तो ये हमारे पास क्या थे, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग थे। बट बोला क्या जाता है कि मेनली जो सर्वे होता है वो सर्वेइंग जो होता है वो दो तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। एक को हम लोग बोल देते हैं प्लेन सर्वेइंग, एक को हम लोग बोल देते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग। क्या बोला जा रहा है कि जो मेरा सर्वेइंग होगा, सर्वेइंग को मेनली हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं, एक को बोल देते हैं प्लेन सर्वेइंग और दूसरे को बोल देते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग। तो अगर हम बात करें प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग का, तो प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग क्या होता है तो वो समझिएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या कि अर्थ का जो एक्चुअल शेप है वो कैसा है, जियोइड है। बट कैलकुलेशन पर्पज से हम लोग अर्थ के शेप को कैसा समझते हैं, तो एक स्फेरिकल समझते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप अर्थ के सरफेस को स्फेरिकल समझते हो, अगर आप अर्थ के सरफेस को स्फेरिकल समझते हो तो उस केस में जो आपको डिस्टेंस लेना पड़ेगा, आप कर्व डिस्टेंस लोगे, लीनियर डिस्टेंस तो ले नहीं सकते हो क्योंकि आपने स्फीयर कंसीडर किया है। तो जो डिस्टेंस आप कंसीडर कीजिएगा वो कैसा डिस्टेंस कंसीडर कीजिएगा, कर्व डिस्टेंस कंसीडर कीजिएगा। और कर्व डिस्टेंस कंसीडर करके तो हम लोग अभी देखेंगे एक स्फेरिकल ट्रायंगल हमारे पास बनता है। लेकिन ऐसे ही अगर हम लोग अर्थ के सरफेस को अगर हम लोग प्लेन सरफेस समझ, बिल्कुल प्लेन सरफेस समझते, तो उस केस में जो हम लोग डिस्टेंस लेते हैं वो लीनियर मेजरमेंट लेते हैं, कुछ ऐसा ट्रायंगल हमारे पास प्लॉट होता। तो क्या बोल रहे हैं कि आपने देखा क्या कि जब आप कर्व डिस्टेंस, जब कर्व समझ रहे थे तो कर्व के केस में आपके पास कुछ ऐसा डिस्टेंस आ रहा था, कर्व के केस में आपके पास कुछ ऐसा डिस्टेंस आ रहा था। बट जब आप लीनियर समझ रहे थे तो लीनियर के केस में कुछ ऐसा डिस्टेंस आ रहा है। तो दोनों के मेजरमेंट में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं नाम दे दे रहा हूँ इसका ए बी,
और इसके बीच में एक पॉइंट मैं डाल दे रहा हूँ क्या, कि ये पॉइंट मेरा सी है और इस पे मैं एक पॉइंट डाल रहा हूँ जिसको मैं बोल रहा हूँ डी। तो अगर मेरा जो सर्वे हो रहा है, अगर मैं अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करते हुए कर रहा हूं, तब हमारे पास जो सर्वे होगा वो अलोंग द लाइन ए सी बी होगा। जो अगर अर्थ के सरफेस को कंसीडर करते हुए अगर हम लोग सर्वे करेंगे तो हमारा जो सर्वे होगा वो अलोंग दिस लाइन होगा। मतलब हमारा जो कंसीडरेशन होगा वो ए सी बी पाथ का लिए कंसीडरेशन होगा, जो भी मेजरमेंट करेंगे ए सी बी पाथ के लिए करेंगे। बट अगर अर्थ के सरफेस को अगर हम लोग फ्लैट मानते हैं तो फ्लैट मानेंगे तो हम लोग ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, और उस कंसीडर में हम जो ड्यूरेशन होगा उस ड्यूरेशन में हमारे पास जो कंसीडरेशन होगा वो कौन से पाथ के लॉन्ग होगा, तो ए डी बी पाथ के लॉन्ग होगा। तो आप यहाँ से खुद से देख रहे हो क्या कि जो लेंथ ए सी बी का है और जो लेंथ ए डी बी का है दोनों का सेम तो है नहीं, दोनों का लेंथ में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। आप क्लियरली देख सकते हो क्या कि ए सी बी लेंथ मेरा ज्यादा है एज कम्पेयर टू ए डी बी। तो कहीं ना कुछ तो एरर आएगा आपके कैलकुलेशन में। सपोज करते हैं कि अगर मैं इसका मेजरमेंट करता तो ये हमारे पास आता अगर 10 मीटर, और इसको मैं कैलकुलेशन करता तो ये अगर आ जाता मेरे पास 9.8 मीटर। तो दोनों के बीच में वेरिएशन आया या नहीं वेरिएशन आया, तो कुछ ना कुछ तो एरर होगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या कि कुछ एरर जो अगर हम लोग प्लेन सर्विंग करते हैं तो ऐसा मान के चलते हैं कि इतना एरर आप लोकलाइज कर सकते हो, वो एरर आप एक्युमुलेट कर सकते हो। तो हमने सबसे पहले क्या बोला कि अगर आप अर्थ के सरफेस को कंसीडर करोगे तो उसको हम लोग बोल देंगे जियोडेटिक सर्वेइंग, और अगर आप अर्थ के सरफेस को कंसीडर नहीं करते, उसको बिल्कुल फ्लैट सरफेस समझते हो, तो उसको हम लोग बोल देते हैं प्लेन सर्विंग। उसके बाद आप क्या, आपको याद क्या रखना है कि अर्थ के एक सरफेस को जब आप कंसीडर करते हो तो कंसीडर करने के बाद क्या होता है, और अगर अर्थ के सरफेस को हम लोग कंसीडर ना करें तो जो हमारे पास लाइन आएगा वो बिल्कुल एक प्लेन लाइन आएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, जनरली एक क्वेश्चन भी से पूछा जाता है क्या कि अगर आप अर्थ के सरफेस को कंसीडर करते हो और अर्थ के सरफेस को कंसीडर नहीं करते हो तो वेरिएशन कितने का आता है। तो अगर आप 12 किलोमीटर लेंथ का मेजरमेंट करते हो, क्या बोला जा रहा है कि अगर आप 12 किलोमीटर लेंथ का मेजरमेंट करते हो, आप एक बार स्फेरिकल मान करके और एक बार हॉरिजॉन्टल मान करके, तो जो वेरिएशन आता है वो वेरिएशन कितने का आता है, 1 सेंटीमीटर का वेरिएशन आता है। क्या बोला जा रहा है कि अगर आप अर्थ सरफेस को स्फेरिकल मान करके उसका मेजरमेंट करते हो और अर्थ सरफेस को एक और जब प्लेन मान करके मेजरमेंट करते हो कितने डिस्टेंस तक, 12 किलोमीटर डिस्टेंस तक, तब जो आपका वेरिएशन आता है वो वेरिएशन कितने का आता है, 1 सेंटीमीटर का आता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या 10 mm का आता है। तो आप समझ सकते हो क्या कि 12 किलोमीटर का लेंथ कितना आ रहा है, और 12 मीटर के लेंथ में आपका जो वेरिएशन आ रहा है वो वेरिएशन कितने का आ रहा है, 1 mm का आ रहा है, मतलब बहुत ही माइन्यूट है। तो आप उसको ऐसा मान के चल सकते हो कि हाँ नहीं ठीक है, अगर उतना एक्यूरेट हमको सर्वे नहीं करना होगा, क्योंकि आप जो घर बनाते हो या फिर जो आप लोकल सर्वे करते हो, लोकल सर्वे कोई भी सर्वे करते हो तो उसका लेंथ 12 किलोमीटर तो होता नहीं है। अगर हम रोड के सर्वे का बात छोड़ दें या फिर जो रेलवे का सर्वे होता है वो बात छोड़ दें, जनरली जो सिविल इंजीनियरिंग के पर्पज से अगर हम लोग बात करते हैं, जो चाहे वो आपका डैम का कंस्ट्रक्शन हो या फिर अगर हम बात करें कैनाल का कंस्ट्रक्शन हो या फिर आपका घर का कंस्ट्रक्शन हो, तो ये सारे कंस्ट्रक्शन का लेंथ अमूमन 12 किलोमीटर से ज़्यादा तो होता नहीं है। तो उस केस में हम लोग बोल देते हैं क्या कि हम लोग ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि जो मेरा जियोडेटिक सर्विंग है और प्लेन सर्विंग है अप्रॉक्सीमेटली सेम डेटा देता है, और उसी को लेकर के आगे हम लोग प्रोसीड कर जाते हैं। बट अगर आपका जो लेंथ का मेजरमेंट हो अगर वो 12 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाए, और अगर आप प्लेन सर्विंग करते हो और अगर आप जियोडेटिक सर्विंग करते हो, तो दोनों में जो वेरिएशन आता है वो वेरिएशन कितने का आता है, 1 सेंटीमीटर का वेरिएशन आ जाता है। तो ये तो सबसे पहला पॉइंट होगा, इस पॉइंट को नोट डाल करके लिख लीजिएगा क्या कि इफ वी टेक ए मेजरमेंट ऑफ 12 किलोमीटर लेंथ, देन वेरिएशन इन प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 10 mm। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद और हम लोग देखते हैं क्या कि आखिर और प्लेन सर्विंग मेरा क्या होता है और जियोडेटिक सर्विंग में और क्या क्या पॉइंट होता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है क्या कि अगर अर्थ सरफेस को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं कैसा, स्फेरिकल, तो या फिर अर्थ के सरफेस को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं जियोडेटिक सर्विंग। और जियोडेटिक सर्विंग अभी आपने देखा कि 12 किलोमीटर से ज़्यादा होगा तब तो 1 सेंटीमीटर का वेरिएशन आ रहा था। तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर आपका एरिया जो एरिया ऑफ कंसिडरेशन हो या जिस पे आपको सर्वे करना हो उसका एरिया अगर बहुत ज़्यादा हो, तो उस केस में जो हम लोग सर्वे करेंगे उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, जियोडेटिक सर्वेइंग। तो अगर आपका एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज हुआ या फिर आपको जो मेजरमेंट आपका एरिया बहुत ज़्यादा लार्ज हुआ या फिर जो अर्थ के सरफेस को कंसिडरेशन किया है तो वो आपका जियोडेटिक सर्वेइंग कहलाएगा। और अगर आपका एरिया ऑफ कंसिडरेशन बहुत ही कम है या फिर आप लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर एरिया ऑफ कंसिडरेशन आप अर्थ के सरफेस को अगर आप प्लेन मान के चल रहे हो तो वैसा जो सर्वे होगा उसको हम लोग कह देते हैं प्लेन सर्वेइंग। उसके बाद क्या बोला जाता है कि आपका अगर एरिया का वैल्यू हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं
कि अगर आपका एरिया का वैल्यू 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, क्या बोल रहे हैं, अगर आपका एरिया का वैल्यू 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो वैसे सर्वे को हम लोग बोल देते हैं जियोडेटिक सर्विंग। क्या बोला जा रहा है आपको कि अगर आप जो सर्वे करने वाले हो उस सर्वे का एरिया अगर 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो उस केस में जो आप सर्वे करोगे उस सर्वे को हम लोग बोल देंगे जियोडेटिक सर्वेइंग। क्या बोल देंगे, जियोडेटिक सर्वेइंग। तो जियोडेटिक सर्वेइंग में क्या हो जाएगा, आपका एरिया ऑफ कंसिडरेशन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर होता है। कोई कोई बुक में ये 195.5 किलोमीटर डेटा ना दे करके कितना दिया हुआ है, 250 किलोमीटर स्क्वायर। तो आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है कि अगर आपके ऑप्शन में 250 किलोमीटर दिया हुआ है तब 250 किलोमीटर पिक करके आएंगे, और अगर 195.5 किलोमीटर दिया हुआ है तो आप इसको पिक करके आएंगे। बट अगर आपके ऑप्शन में ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग इस वैल्यू को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। क्यों, क्योंकि 195.5 किलोमीटर का जो एरिया आता है वो कैसे आता है, जैसे मान लेते हैं क्या, ये हमने अर्थ के सरफेस को अगर हम लोग स्फेरिकल मान करके अगर कंसीडर कर रहे हैं तो अर्थ के सरफेस को अगर कंसीडर करेंगे तो हमारे पास जो ट्रायंगल आएगा वो स्फेरिकल ट्रायंगल आएगा। और अगर अर्थ के सरफेस को अगर हम लोग कंसीडर नहीं किए होंगे, प्लेन मान रहे होते, तो प्लेन मानने पे हमारे पास क्या वैल्यू आता, ठीक है, ये वैल्यू आता, एक ट्रायंगल ये आता। तो क्या बोला जा रहा है कि जब आप प्लेन मानते तब आपके पास ये एरिया आता, ब्लैक पोर्शन वाला। बट अगर आप जब अर्थ के सरफेस को स्फेरिकल कंसीडर करते तब आपके पास जो एरिया आता वो ब्लू शेडेड एरिया आता। तो क्या बोला जाता है कि आपको पता है क्या कि हमने एक चीज पढ़ा था जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या, एंगल एक्सिस या एक्सिस एंगल। तो एक्सिस एंगल हमने क्या बोला था कि अगर कोई भी ट्रायंगल हो, स्फेरिकल ट्रायंगल हो, तो उसमें हम लोग एंगल का मेजरमेंट कैसे करते हैं, इस पॉइंट पे टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट, सिमिलरली इस पॉइंट पे टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट, इस पॉइंट पे टेंजेंट और इस पॉइंट पे टेंजेंट। यहाँ से थीटा 1 इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा 2, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, थीटा 3। तो यहाँ पे सम कितना हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। इसका वैल्यू 180 डिग्री से जितना ज्यादा आता है, इसका वैल्यू 180 डिग्री से जितना ज्यादा आता है उसी चीज को हम लोग बोल देते हैं स्फेरिकल एक्सिस। उसी चीज को हम लोग बोल देते हैं एंगल एक्सिस, कि जो तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री से कितना ज्यादा है उसी को हम लोग बोल देते हैं एंगल एक्सिस या एक्सिस एंगल। लास्ट क्लास में आपको बताया भी गया था। तो एक्सिस एंगल मेरा क्या हो जाता है कि जो तीनों एंगल का सम है वो 180 डिग्री से कितना ज्यादा है। तो क्या बोला जा रहा है कि अगर आप कंसिडरेशन करते हो कितना एरिया का, 195.5 किलोमीटर एरिया का, तब आपका एक्सिस एंगल का जो वैल्यू आता है वो 1 सेकेंड्स आता है। कितना आता है, 1 सेकेंड आता है। जब आप क्या बोल रहे हैं कि जब आप एरिया कंसीडर करते हो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर, तब जो आपके पास जो एक्सिस एंगल का वैल्यू आता है वो कितना आता है, 1 सेकेंड के बराबर आता है। मतलब अगर इससे कम का अगर आप कंसीडरेशन करोगे एरिया का, तब क्या देखोगे कि जो आपके पास प्लेन एरिया है और जो आपके पास कर्व एरिया है तकरीबन तकरीबन दोनों क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम ही आ रहा है। तो जब दोनों सेम आएगा तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि कोई भी वेरिएशन नहीं है। तो इसीलिए 195.5 किलोमीटर स्क्वायर को हम लोग सॉरी ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो 195.5 किलोमीटर एरिया लेने का क्या पर्पस है कि अगर 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से अगर आपका वैल्यू थोड़ा सा भी ज्यादा होता है तो उस केस में आपके पास जो एक्सिस एंगल का जो वेरिएशन आता है वो कितना आता है, 1 सेकेंड का आता है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि अगर हम बात करते हैं प्लेन सर्वेइंग का, तो प्लेन सर्वेइंग हम लोग अभी आपको बताया कि लोकल सर्वे के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लेन सर्वेइंग का यूज करते हैं। बट अगर कुछ आपको नेशनल इंपॉर्टेंस का चीज हो, जैसे हम लोग बात करते हैं क्या कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस आपको बनाना है या फिर रोडवे बनाना है, रेलवे बनाना है, तो ये सब का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो अगर नेशनल इंपॉर्टेंस का चीज हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जियोडेटिक सर्वे करते हैं। अब जियोडेटिक सर्वे कौन किसके द्वारा किया जाएगा, तो वो किया जाता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या फिर सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट के द्वारा। तो इस सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे ऑफ इंडिया किसको परफॉर्म करता है, तो वो जियोडेटिक सर्वे को परफॉर्म करता है। और जो आपको लोकल एजेंसीज होते हैं वो प्लेन सर्वेइंग को करते हैं। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि अगर हम जियोडेटिक सर्वे का बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है, बट अगर वही हम बात करें प्लेन सर्वेइंग का तो वो आपका कम एक्यूरेट होता है। उसके बाद अगर जियोडेटिक सर्वेइंग का बात करें तो वो आपका स्फेरिकल ट्रायंगल को कंसीडर करेगा, और प्लेन सर्वेइंग का बात करें तो वो आपका प्लेन ट्रायंगल को कंसीडर करेगा। तो यही उसके बारे में लिखा गया क्या कि प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग में आप हो सकता है कि आपके एग्जाम में डिफरेंस भी पूछ दे। तो क्या लिखा गया कि प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग में क्या क्या डिफरेंस है। तो भाई उसमें लिखा गया क्या कि प्लेन सर्वेइंग में क्या लिखा गया कि इट इज डन फॉर अ स्मॉल एरिया, एक किसके लिए किया जाता है, छोटे से एरिया के लिए किया जाता है। व्हेन इफेक्ट ऑफ कर्वेचर इज नेग्लेक्टेड, जब आप अर्थ के कर्वेचर को नेग्लेक्ट कर देते हो तो
और अर्थ की सरफेस को अगर आप फ्लैट मान लेते हो तो उस समय जो हम लोग सर्वे करते हैं उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लेन सर्वेइंग बोल देते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, इट इज डन फॉर अ स्मॉल एरिया व्हेन द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर इज नेग्लेक्टेड, जब अर्थ के कर्वेचर को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, एंड अर्थ इज कंसीडर्ड एट फ्लैट, और अर्थ को हम लोग ऐसा कंसीडर कर लेते हैं, फ्लैट कर लेते हैं, तो उस चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लेन सर्वेइंग बोल देते हैं। पर अगर आप अर्थ के सरफेस को कंसीडर करते हो, क्या बोल रहे हैं कि अगर आप अर्थ के सरफेस को कंसीडर करते हो और आपका जो एरिया ऑफ कंसिडरेशन है वो बहुत ज्यादा लार्ज हो, तो उस केस में जो हम लोग सर्वे परफॉर्म करेंगे उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, जियोडेटिक सर्वेइंग। तो क्या लिखा गया, इज डन फॉर लार्ज एरिया, ये बड़े से एरिया के लिए किया जाता है, इन विच इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड, जिसमें आप अर्थ के सरफेस का जो कर्वेचर होता है या अर्थ का जो कर्वेचर होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। तो ये लिखा गया है क्या, कि इट इज डन फॉर लार्ज एरिया इन विच इफेक्ट ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडर्ड, जिसमें अर्थ के कर्वेचर को हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि एरिया लेस देन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर, जो हमारे पास एरिया होता है वो एरिया का वैल्यू अगर 195.5 से कम हो तो उसको हम लोग बोल देते हैं प्लेन सर्वेइंग, और अगर आपका एरिया का कंसिडरेशन 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा हो तो उसको हम लोग बोल देंगे जियोडेटिक सर्वेइंग। इसमें रीजन भी आपको बता दिया कि 195.5 किलोमीटर स्क्वायर क्यों लेते हैं, तो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर यही लेते हैं क्या, क्योंकि 195.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे जो हमारे पास एक्सेस एंगल का वैल्यू आता है वो कितना आता है, 1 सेकंड आता है। उसके बाद आपको और क्या ध्यान रखना है कि किसी किसी बुक में 195.5 किलोमीटर स्क्वायर ना देकर के कितना वैल्यू दे देता है, 250 किलोमीटर स्क्वायर, तो इस वैल्यू को भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि जो मेरा प्लेन सर्वेइंग होता है, इट इज डन फॉर लोकल सर्वे, यह लोकल एजेंसीज के द्वारा किया जाता है। सॉरी, उसके बाद इसके बारे में क्या बोला जा रहा है कि इट इज डन बाय सर्वे ऑफ इंडिया, एसओआई मतलब क्या लिखा गया, सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये लिखा गया क्या, कि इट इज डन बाय सर्वे ऑफ इंडिया टू एस्टैब्लिश कंट्रोल पॉइंट्स थ्रू आउट द कंट्री विच सर्व्स एज द रेफरेंस पॉइंट फॉर लोकल सर्वे। आप सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेशन पे गए ही होंगे। जब स्टेशन पे जाते हैं तो स्टेशन पे उस स्टेशन का नाम लिखा रहता है और नीचे में एक स्टेटमेंट लिखा रहता है कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई 10 किलोमीटर। तो ये जो लिखा रहता है क्या, कि द डेप्थ फ्रॉम मीन सी लेवल इज दिस, वो क्या बताता है आपको कि वो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है, और ये बताया गया है कि उस एरिया में जो ग्राउंड वाटर टेबल है, ग्राउंड वाटर टेबल या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि जिसको हमने मीन लेवल लिया है, मीन सरफेस से उसका जो हाइट है वो कितना हाइट है। तो वो हाइट कहाँ से लिया गया है, तो मीन सी लेवल हम लोग जो हम लोग अभी लेते हैं कि हमारा मीन सी लेवल कौन सा है, तो अभी हम लोग के पास बॉम्बे पोर्ट है, तो वही बॉम्बे पोर्ट से उसके हाइट को मेजर किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि वो बॉम्बे पोर्ट का जो हाइट है उससे कितना ऊपर है। अब वो परफॉर्म कर दिया है कौन, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। अब जब भी आपको घर बनाना होगा तो घर बनाने के लिए हम लोग उसी को रेफरेंस मान लेते हैं और उसी पॉइंट के रेफरेंस मान करके सारा अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो वही लिखा गया है क्या, कि इट इज डन बाय सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है टू एस्टेब्लिश कंट्रोल पॉइंट थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में कंट्रोल पॉइंट एस्टेब्लिश करने के लिए, विच सर्व्स एज ए रेफरेंस पॉइंट फॉर लोकल सर्वे, जो कि आपको एक रेफरेंस की तरह ट्रीट करता है। जो भी आप लोकल सर्वे करोगे तो लोकल सर्वे करने के लिए कोई ना कोई एक आपको रेफरेंस चाहिए होगा, तो वो रेफरेंस पॉइंट की तरह वही जो डेटा दिया जाता है सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा उसी को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि इट इज लेस एक्यूरेट। अभी आपको पता है क्या, कि जब 12 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस अगर हम लोग कवर करते हैं तो उसमें जो वेरिएशन आ जाता है वो 1 सेंटीमीटर का वेरिएशन आ जाता है, मतलब 10 mm का वेरिएशन आ जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसमें वेरिएशन आ जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसमें से जो मेजरमेंट लेंगे वो लेस एक्यूरेट होगा, जबकि जियोडेटिक सर्वे का बात करेंगे तो उसमें जो वेरिएशन आएगा वो क्या आएगा, वो मोर एक्यूरेट रहेगा। तो ये बोला गया क्या कि ये मोर एक्यूरेट है और ये लेस एक्यूरेट है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, इट यूज प्लेन ट्रिग्नोमेट्री। इसमें जब हम लोग बात करते हैं प्लेन सर्वेइंग का तो उसमें हम लोग सिंपली प्लेन ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। अगर वही बात करते हैं जियोडेटिक सर्वेइंग का तो उसमें हम लोग स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री का बात करते हैं। कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का बात करते हैं, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री का बात करते हैं। तो ये आपके पास क्या था, प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स थे। तो मेनली जो हमारा सर्वे होता है वो 2 टाइप का होता है। बाकी हमने पढ़ा ही है क्या कि सर्वे कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस मींस, अलग अलग मींस से हम लोग सर्वे को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले बोल देता ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा होता है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या होता है चेन सर्वेइंग, क्या होता है कंपास सर्वेइंग, क्या होता है थर्डोलाइट सर्वेइंग। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेस, तो प्लेसेस के बेसिस पे भी हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग लैंड पे सर्वे करेंगे उसको हम लोग बोल देंगे लैंड सर्वे, जो वाटर में करेंगे, वाटर बॉडीज में करेंगे उसको हम लोग बोल देंगे हाइड्रोग्राफिक सर्वे, या फिर जो हम लोग फोटोग्रामेट्रिक करते हैं, एरियल सर्वे करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एरियल सर्वे। तो आपके बेसिस ऑफ प्लेस पे भी हम लोग सर्वे को क्लासिफाइड करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, कि आपका करने का पर्पस क्या है, क्या आप लोकल एरिया को टोपोग्राफी के बारे में जानने के लिए कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोल देंगे टोपोग्राफी सर्वे। अगर आप अपने
अपने बाउंड्री के घर के बाउंड्री के बारे में जानने के लिए कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कैडेस्ट्रियल सर्वे। उसी तरह से अगर आपको मान लेते हैं कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई सर्वे करना है तो उसको हम लोग बोल देंगे इंजीनियरिंग सर्वे। तो वो आपका पर्पस क्या है सर्वे का, उसके बेसिस पे भी हम लोग सर्वे का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आइए वन बाई वन हम लोग देखेंगे क्या कि क्या होता है मेरा इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे, प्लेस के बेसिस पे या पर्पस के बेसिस पे। तो अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वेइंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वेइंग। पहला हम लोग देखेंगे क्या कि ऑन द बेसिस ऑफ जो हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वेइंग देखेंगे उसका जो क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहला हम लोग देखेंगे किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर सर्वेइंग। तो सबसे पहला क्या है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे जो सबसे पहला हमारे पास सर्वेइंग आता है उसको हम लोग बोल देते हैं चेन सर्वेइंग। सबसे पहले सर्वेइंग को क्या हमने बोल दिया, चेन सर्वेइंग। अब चेन सर्वेइंग में क्या होता है कि चेन सर्वेइंग बोल लीजिए, इसको चेन या टेप सर्वेइंग बोल दीजिए। हम लोग सिर्फ लीनियर मेजरमेंट लेने के लिए चेन और टेप का यूज करते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में अगर आपको लीनियर मेजरमेंट लेना है तो लीनियर मेजरमेंट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली एक चेन यहाँ से रखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का चेन होता है, इंजीनियर चेन, गंटर चेन, मेट्रिक चेन, रेवेन्यू चेन, ये सारे चेन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बट हम लोग को अगर लीनियर मेजरमेंट लेना होता है तो लीनियर मेजरमेंट लेने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में चेन लेते हैं और चेन से हम लोग क्या करते हैं कि इनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। तो चेन सर्वेइंग में हम लोग क्या करते हैं, चाहे चेन सर्वेइंग हो या टेप सर्वेइंग हो, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं और जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आता है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो वही लिखा गया क्या कि इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच ओनली लीनियर मेजरमेंट्स आर डन। क्या किया जाता है, ओनली लीनियर मेजरमेंट्स आर डन विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। मतलब चेन और टेप से हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं, लीनियर मेजरमेंट लेते हैं। किसमें, चेन सर्वेइंग में। उसका जो नेक्स्ट आता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, कंपास सर्वेइंग। अब कंपास सर्वेइंग क्या बोलता है, तो कंपास सर्वेइंग क्या बोलते हैं, सपोज कीजिए कि आपके पास एक लाइन है और दो पॉइंट्स है ए एंड बी। अब अगर आपको ए एंड बी के बीच का एंगल पता करना हो किसी रेफरेंस पॉइंट सी से, तब आप क्या कीजिएगा, तब आपको क्या करना होता है कि अपने कंपास को आप यहाँ पे फिक्स कीजिएगा। अपने कंपास को हम लोग यहाँ पे फिक्स करते हैं। फिक्स करने के बाद क्या करते हैं कि ए और कंपास से हम पॉइंट ए को अलाइन करेंगे, उसके बाद कंपास से पॉइंट बी को अलाइन करेंगे और इनके बीच का जो एंगल होता है वो एंगल हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि कंपास सर्वेइंग में हम लोग कौन सा एंगल लेते हैं, तो कौन सा मेजरमेंट लेते हैं, तो वहां पे हम लोग एंगुलर मेजरमेंट लेंगे। और एंगुलर मेजरमेंट किसके हेल्प से लेंगे, कोई भी कंपास के हेल्प से, कोई भी मैग्नेटिक कंपास ले लीजिए, प्रिज्मेटिक कंपास ले लीजिए। तो उस कंपास के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं कि एंगुलर मेजरमेंट ले लेंगे। और जो दोनों पॉइंट्स के बीच का लीनियर मेजरमेंट है, अगेन लीनियर मेजरमेंट लेने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेंगे, चेन या टेप का हेल्प लेते हैं। तो वही लिखा गया है क्या कि कंपास सर्वेइंग में कि ए मैग्नेटिक कंपास इज यूज्ड टू मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल्स। क्या बोला जा रहा है, मैग्नेटिक कंपास इज यूज्ड टू मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल। हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के लिए हम लोग किसका हेल्प लेते हैं, मैग्नेटिक कंपास का हेल्प लेते हैं। तो लिखा गया क्या कि मैग्नेटिक कंपास इज यूज्ड टू मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल्स एंड लीनियर मेजरमेंट्स आर टेकन विथ चेन और टेप। और जो लीनियर मेजरमेंट होता है एंड लीनियर मेजरमेंट जो होगा वो वापस हम लोग किसके हेल्प से ले लेंगे, विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। वही लिखा गया क्या, एंड द लीनियर मेजरमेंट्स आर टेकन विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। जो लीनियर मेजरमेंट होगा उसको हम लोग चेन और टेप के हेल्प से ले लेंगे और जो एंगुलर मेजरमेंट होगा उसको हम लोग कंपास के हेल्प से ले लेंगे। तो मान लेते हैं कि 20 डिग्री का एंगल है तो 20 डिग्री हम लोग कंपास से ले लेंगे। इस तरह से हम लोग को पता चल गया क्या कि पॉइंट ए पॉइंट बी से कितना डिस्टेंस पे, अगेन ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच हमको डिस्टेंस मेजर करना होता है तो मेजर कर लेते हैं कि कितना डिस्टेंस आ रहा है। तो डिस्टेंस भी हमने मेजर कर लिया, एंगल भी मेजर कर लिया, उसी तरह से सिमिलरली सी से बी का भी डिस्टेंस हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कंपास सर्वेइंग में हम लोग एंगुलर मेजरमेंट किससे लेते हैं, तो एंगुलर मेजरमेंट हम लोग लेते हैं कंपास के थ्रू। और उसके बाद जो दो पॉइंट्स होता है, पॉइंट्स के बीच का जो लीनियर मेजरमेंट्स होता है, लीनियर मेजरमेंट्स हम लोग किसके हेल्प से ले लेते हैं, तो चेन और टेप के हेल्प से ले लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने पास आता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, लेबलिंग। तो अभी हम लोग क्या देखें कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी मेजर कर लिया हमने, एंगुलर डिस्टेंस भी मेजर कर लिया। अब अगर दो पॉइंट्स कुछ एलिवेशन पे रहता है, जैसे सपोज कीजिए कि एक रॉक था तो रॉक पे, या फिर कोई एक माउंटेन था तो माउंटेन में हमने क्या देखा कि कोई एक पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है। तो आखिर ए पॉइंट बी जो है वो ए से कितना ऊंचा है, ये जो पॉइंट बी है ए से कितना ऊंचा है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो आप मेजर कर लेते हैं किसके हेल्प से, चेन और टेप के हेल्प से। बट वर्टिकल डिस्टेंस आप किससे मेजर कीजिएगा, तो वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। और लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हो जाता है, तो बहुत सारा लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग पढ़ेंगे कि ऑटो लेवल क्या होता है, डंपी लेवल क्या होता है, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो ये लिखा गया क्या कि इन दिस टाइप ऑफ सर्वे द रिलेटिव डिस्टेंस आर मेजर्ड इन ए वर्टिकल प्लेन।
किस में हम लोग मेजर करते हैं? एक वर्टिकल प्लेन में रिलेटिव डिस्टेंस को मेजर करते हैं, किस में? लेवलिंग में। तो वही लिखा गया है क्या कि इन दिस टाइप ऑफ सर्वे रिलेटिव डिस्टेंस आर मेजर्ड इन ए वर्टिकल प्लेन। एक वर्टिकल प्लेन में रिलेटिव डिस्टेंस को मेजर करते हैं किसके हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करते हैं, किस में? लेवलिंग में। अब वो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हो जाएगा? तो आपका डंपी लेवल हो गया, ऑटो लेवल हो गया, बहुत सारे लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, उनके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, उसको हम लोग बोल देते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा सर्वे है उसको हम लोग बोल देते हैं प्लेन टेबल सर्विंग। अब प्लेन टेबल सर्विंग में क्या बोला जा रहा है कि इन प्लेन टेबल सर्विंग प्लान और मैप इज प्रिपेयर्ड with the help of determining direction of various lines and measuring horizontal distance with the help of chain or tape। देखिए, पहले हम लोग प्लेन टेबल सर्विंग को समझते हैं कि प्लेन टेबल सर्विंग होता क्या है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि प्लेन टेबल सर्विंग एक सिंगल मोस्ट ऐसा सर्विंग है जिसमें आप सर्वे भी कर रहे होते हैं और आपका प्लान भी तैयार होते रहता है, कहाँ पे? फील्ड पे ही। बाकी जो हम लोग सर्वे करते हैं तो सिर्फ डेटा एक्यूमुलेट करके लाते हैं, डेटा कलेक्ट करके लाते हैं, और डेटा कलेक्ट करके लाने के बाद फिर वापस से ऑफिस में बैठ करके हम लोग अपना जो मैप होता है वो मैप को तैयार करते हैं। बट प्लेन टेबल सर्विंग में क्या होता है कि आप सर्वे भी कर रहे होते हो साइट पे और उसी समय आपका मैप भी तैयार हो जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास 4 पॉइंट्स थे, आप किसी भी कोई भी एक लोकल एरिया आपके पास था। इस लोकल एरिया के अंदर क्या था कि 5-6 पॉइंट्स थे। ये पॉइंट मान लेते हैं कि कोई ए पॉइंट था, कोई बी पॉइंट ए था, कोई सी पॉइंट इधर था, कोई डी पॉइंट इधर था, कोई ई पॉइंट इधर था। आपको क्या करना था कि इन सारे पॉइंट्स के बारे में आपको मैप तैयार करना था। तो आप क्या करेंगे कि अपना प्लेन टेबल लेकर के जाएंगे। तो प्लेन टेबल हमारे पास आ जाता है, प्लेन टेबल लेकर के आते हैं। प्लेन टेबल कुछ ऐसा एक टेबल टाइप का रहता है, इसी पे हम लोग क्या कर देते हैं, अपने जो भी सीट्स रहता है, ड्राइंग सीट रहता है, ड्राइंग सीट्स को यहाँ पे प्लेस्ड कर देते हैं। जब हम लोग प्लेन टेबल पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। तो ड्राइंग सीट्स को यहाँ पे रख देते हैं, उसके बाद क्लिप करने के बाद इसको लेवल कर लेते हैं लेवलिंग के लिए, और जो भी लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट से इसको हम लोग लेवल कर देंगे, स्प्लिट लेवल वगैरह रख करके मैग्नेटिक कंपास से डायरेक्शन वगैरह फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फाइंड आउट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर सारे पॉइंट्स को मेजर करना स्टार्ट करते हैं। अब मेजर कैसे करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक एडिलेट डिवाइस होता है। एडिलेट कुछ इस टाइप का रहता है, कुछ ऐसा डिवाइस रहता है जिसमें यहाँ पे एक क्रॉस हेयर लगा रहता है और यहाँ पे आपका एक आई साइड के लिए एक होल रहता है। अब इस होल से हम लोग क्या करते हैं कि अलाइन करते हैं इस लाइन को अलाइन करते हैं, और उसके बाद फिर इस पॉइंट एडिलेट को यहाँ पे रखेंगे। रखने के बाद क्या करेंगे कि क्रॉस हेयर और पॉइंट ए के पास जो भी आपने रखा होगा सामान्य पे, जो भी पॉइंट ए के पास रहा होगा उसको हम लोग दोनों को अलाइन करने का कोशिश करते हैं। अब अलाइन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे सपोज कीजिए कि मान लेते हैं कि हम लोग अपना प्लेन टेबल को रखें पॉइंट ई पे। तो पॉइंट ई पे रखने के बाद यहाँ पे लेबलिंग वगैरह करने के बाद, जो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के बाद, एडिलेट से यहाँ से पॉइंट ए को देखेंगे। अब पॉइंट ए को देखने के बाद सीट पे हमारे पास कुछ एक ड्राइंग बनेगा। तो मान लेते हैं पॉइंट ए को अलाइन किए हैं ऐसा, और एडिलेट में क्या होता है कि इस साइड्स में आपका मार्किंग के लिए या फिर स्केल है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया रहता है। तो इससे आपको हेल्प से क्या कर सकते हैं कि जितना डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस भी स्ट्रेट लाइन अपने कोइंसाइड कर लिया। अब उसके बाद इन दोनों के बीच में हम लोग टेप से लेकर के जाएंगे और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करते हैं कि इन दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है। और जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, एक रेफरेंस कोई एक स्केल लेंगे, स्केल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग कट कर लेंगे। तो आपके पास जो अभी जो मैप होगा, मैप पे क्या होगा, जैसे मान लेते हैं यही आपके पास ड्राइंग शीट था। तो ड्राइंग शीट में आपने क्या देखा, पॉइंट ई से ए के तरफ एक लाइन आपने प्लॉट कर दिया। अब क्या कीजिएगा, अपने प्लेन टेबल को उठा करके यहाँ पे फिक्स करेंगे। यहाँ से फिक्स करने के बाद अब ए से कौन से पॉइंट की तरफ देखेंगे, बी पॉइंट की तरफ देखेंगे। तो ए से बी पॉइंट की तरफ देखेंगे, चेन टेप से डिस्टेंस मेजर करके, और अगेन यहाँ से लाने के बाद अपना क्या करेंगे, जो प्लेन टेबल अपना यहाँ पे रहेगा, जो कि ऑलरेडी इसमें इतना तो प्लॉट है। अब क्या करेंगे, ए पॉइंट को सेंटर करेंगे इस ए पॉइंट पे। अब सेंटरिंग करने के बाद बी पॉइंट को कोइंसाइड करेंगे, उसके बाद एक स्केल ले लेंगे, मेजरमेंट लेकर के कट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, बी पॉइंट मिल जाएगा। सिमिलरली बी पॉइंट आने के बाद फिर सी पॉइंट को करेंगे, सी पॉइंट के बाद हमारे पास डी पॉइंट आएगा, और डी पॉइंट से वापस ई पॉइंट। तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा कि जो आपके पास ग्राउंड पे ऐसा जो मैप था, वो सारा का ऐसा ही मैप आपको बिल्कुल आपके ड्राइंग शीट पे मिल जाएगा। तो जो हम लोग प्लेन टेबल करते हैं, तो प्लेन टेबल में मैप का मतलब जो मैप मेजरिंग है, मैप प्रिपरेशन का काम होता है, और जो हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, दोनों एक साथ किया जाता है। तो इसी में हम लोग क्या देखेंगे कि प्लेन टेबल के बारे में जब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, जब प्लेन टेबल पढ़ रहे होंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस क्या समझ लेना कि प्लेन टेबल सर्विंग होता क्या। तो क्या लिखा गया सॉरी, इन प्लेन टेबल सर्विंग ए प्लान और मैप इज प्रिपेयर्ड।
क्या बोला जा रहा है कि एक मैप प्रिपेयर किया जाता है किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ डिटरमाइनिंग डायरेक्शन ऑफ वेरियस लाइन। मींस इस लाइन का डायरेक्शन क्या है, इसके हेल्प से इसको हम लोग पता करते जाते हैं, और इनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगेन किससे मेजर करते हैं, चेन और टेप से। तो वही लिखा गया है क्या कि इन प्लेन टेबल सर्वेइंग प्लान और मैप इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ डिटरमाइनिंग डायरेक्शन ऑफ वेरियस लाइन। जो भी अलग अलग लाइन होते हैं सारे लाइन का हम लोग डायरेक्शन डिटरमाइन करते हैं, एंड मेजर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम लोग किसके हेल्प से मेजर कर लेते हैं, चेन और टेप के हेल्प से मेजर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, प्लेन टेबल सर्वेइंग था। प्लेन टेबल सर्वेइंग के बाद क्या था, थेडोलाइट सर्वेइंग। तो थेडोलाइट सर्विंग में हम लोग क्या करते हैं कि थेडोलाइट से भी हम लोग एंगल ही मेजर करते हैं। अब थेडोलाइट से आप हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल दोनों मेजर करते हैं। जब थेडोलाइट पढ़ रहे होंगे तब इसमें डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो थेडोलाइट से क्या करते हैं, अब कंपास से देखिए, कंपास से सिर्फ आप हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर कर रहे थे, लेकिन जब आप थेडोलाइट यूज कीजिएगा तो थेडोलाइट में क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल एंगल अलोंग विद वर्टिकल एंगल दोनों मेजर कर सकते हैं। मींस क्या बोल रहे हैं कि जो आपका थेडोलाइट रहता है, थेडोलाइट से आप जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट्स है ए और बी सेम पॉइंट्स है, और एक कोई पॉइंट सी है जो कुछ एलिवेशन पे, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा कि थेडोलाइट की हेल्प से ये बता सकते हैं कि ए और बी के बीच का एंगल कितना है, और सिमिलरली आप बता सकते हैं कि ए और सी के बीच का एंगल कितना है। तो थेडोलाइट किस पर्पस के लिए यूज होता है, तो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने के लिए भी और वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए भी। तो वही लिखेंगे क्या कि वही लिखा गया इसमें क्या कि इन दिस सर्वेइंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स आर मेजर्ड। मींस क्या बोला जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल एंगल भी मेजर करते हैं और वर्टिकल एंगल भी मेजर करते हैं, किसके हेल्प से, तो विद द हेल्प ऑफ थेडोलाइट। थेडोलाइट के हेल्प से हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एंगल को मेजर कर लेते हैं, और जो लीनियर डिस्टेंस होगा अगेन चेन और टेप से हम लोग मेजर कर लेंगे। वही लिखा गया है क्या कि एंड लीनियर मेजरमेंट्स आर डन विद द चेन और टेप। जो लीनियर मेजरमेंट होगा उसको हम लोग चेन और टेप से मेजर कर लेते हैं। उसके बाद क्या आता है, टेक्योमेट्रिक सर्वे। तो टेक्योमेट्रिक सर्वे क्या होता है कि टेक्योमेट्रिक सर्वे में जो हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस होता है दोनों मेजर करते हैं, किसके हेल्प से, टेक्योमीटर के हेल्प से। तो इसका डिफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्योमेट्रिक सर्वे का। तो टेक्योमेट्रिक सर्वे में हम लोग क्या लिखेंगे कि इन टेक्योमेट्रिक सर्वे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ टेक्योमीटर। तो टेक्योमेट्रिक सर्वे, स्पेस नहीं था, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, टेक्योमेट्रिक सर्वे, TACHEOMETRIC, टेक्योमेट्रिक सर्वे। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इन दिस सर्वे horizontal and vertical distance, in this survey horizontal and vertical distances are measured with the help of टेक्योमीटर। हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस किसके हेल्प से मेजर कर लेते हैं, टेक्योमीटर के हेल्प से कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या था, टेक्योमेट्रिक सर्वे था। तो ये जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट थे, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट क्या क्या थे, पहले आपके पास चेन हो गया, उसके बाद आपके पास कंपास हो गया, कंपास के बाद आपके पास लेवलिंग के लिए ऑटो लेवल डंपी लेवल हो गया, उसके बाद प्लेन टेबल हो गया, उसके बाद टेक्योमीटर हो गया, उसके बाद आपके पास थेडोलाइट हो गया, उसके बाद तो वही थेडोलाइट हो गया। तो ये सारे डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट थे, इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे भी हमने क्या किया, सर्वे को क्लासिफाई कर दिया। अब इंस्ट्रूमेंट के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है कि हमारा आखिर जो सर्वे करने का पर्पस क्या है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस पे करेंगे। उसके बाद हमने क्या देखा कि प्लेस ऑफ सर्वेइंग क्या है, क्या फोटो हम लोग एरियल सर्वे कर रहे हैं, प्लेन सर्वेइंग कर रहे हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि प्लेस के बेसिस पे कितने तरह का सर्वे होगा, और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि उसका पर्पस क्या है सर्वेइंग का। तो ये देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वेइंग। अब हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ सर्वेइंग। जो हमारा सर्वेइंग हो रहा है वो कौन सी जगह पे हो रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग इंजीनियरिंग को कितने पार्ट में बांट दिए थे, 3 पार्ट में बांट दिए थे। क्या क्या, या तो वो लैंड में होगा, या फिर वो वाटर सरफेस पे होगा, या फिर कहाँ पे होगा, वो एरियल में होगा। तो लैंड सर्वे में जो होगा उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि सर्वेइंग विच इज डन ऑन द ग्राउंड। जो वैसा सर्वेइंग जो ग्राउंड पे होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लैंड सर्वेइंग। जितने तरह का आप सर्वेइंग परफॉर्म करोगे वो मोस्टली क्या हो जाता है, लैंड सर्वेइंग हो जाता है। चाहे वो चेन सर्वेइंग हो, कंपास हो, थेडोलाइट हो, टेक्योमीटर हो, ये सारे के सारे सर्वेइंग, प्लेन टेबल सर्वेइंग हो, ये सारा का सारा सर्वेइंग आपका लैंड सर्वेइंग का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसको हम लोग बोल देते हैं कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे।
तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग के बारे में अगर बात करें तो क्या बोला जा रहा है कि दीज आर द सर्वे विच आर डन ऑन और नियर द बॉर्डर बॉडी। मतलब क्या बोला जा रहा है कि या तो वो वाटर बॉडी में होगा या वाटर बॉडी के नजदीक में होगा, तो वैसे सर्वे को हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे के बारे में क्या बोला गया कि दीज आर द सर्वे विच आर डन ऑन और नियर, या तो वहीं पे होगा या बिल्कुल उसके आसपास में होगा, वैसे सर्वे वैसे सर्वे को हम लोग क्या बोल देंगे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे। जैसे आप लोग चाहते हैं क्या कि सी शोर के पास हम लोग कोई मान लीजिए कोई रिवर में ही ब्रिज बनाना है। अब रिवर के ऊपर से जब ब्रिज बनाना है तो आप रिवर के वाटर का क्वालिटी का टेस्ट करोगे या फिर रिवर का कितना डेप्थ है, ये सारा सर्वे करोगे, तो वो सर्वे क्या कहलाएगा, हाइड्रोग्राफिक सर्वे कहलाएगा। उसके बाद आता है क्या, फोटोग्रामेट्रिक सर्वे। तो फोटोग्रामेट्रिक सर्वे को ही और हम लोग क्या बोल देते हैं, एरियल सर्वे भी बोल देते हैं। तो फोटोग्रामेट्रिक सर्वे या एरियल सर्वे क्या होता है, तो क्या बोला जा रहा है, इट इज कैरिड आउट बाय टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ एन एरिया। ये एक सर्वे कैसे किया जाता है, किसी भी एरिया के फोटोग्राफ्स को लेकर के उसको हम लोग ओवरलैप कर करके या फिर उससे हम लोग डिस्टेंस वगैरह सारा कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो वही लिखा गया क्या कि इट इज कैरिड आउट बाय टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ एन एरिया। किसी भी एरिया के फोटोग्राफ्स को लेकर के आप फोटोग्रामेट्रिक सर्वे परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, इट इज यूज्ड व्हेन एरिया इज इनएसेसिबल। वैसे जगह है जहां पे आप पहुंच नहीं सकते हो या फिर आपका जो बहुत कम समय में बहुत बड़े एरिया के लिए सर्वे करना होता है, तो उसको उसके लिए हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, फोटोग्रामेट्रिक सर्वे का यूज कर लेते हैं। या फिर वही लिखा गया क्या कि इट इज डन व्हेन इट इज यूज्ड व्हेन एरिया इज इनएसेसिबल और सॉरी और द एरिया टू बी सर्वे इज लार्ज। और जो आपको एरिया करना, जो सर्वे करना हो वो एरिया बहुत लार्ज हो और बहुत ही कम ड्यूरेशन में अगर आपको सर्वे करना होता है, तो उस केस में हम लोग किसका हेल्प ले लेते हैं, फोटोग्रामेट्रिक सर्वे का या फिर एरियल सर्वे का। इस सर्वे में हम लोग क्या कर देते हैं कि अपने हेलीकॉप्टर के ऊपर उसके कैमरा को माउंट कर देते हैं। कैमरा माउंट करने के बाद क्या होता है कि नंबर ऑफ फोटोग्राफ लेते जाते हैं किसी भी एरिया का। अब उसके बाद क्या करता है कि सारे एरिया के पास आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ मतलब फोटोग्राफ्स आ गए। अब वो सारे फोटोग्राफ्स को आप मर्ज करके देखिएगा क्या कि वो एरिया में कैसा टोपोग्राफी कैसा है, वहां पे क्या क्या फीचर्स है, ये सारे चीज का इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लोगे किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ। तो वही लिखा गया क्या, इट इज कैरिड आउट टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ एन एरिया। तो ये हमारा किसके बेसिस पे हो गया कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग के प्लेस पे कि कहां पे सर्वे कर रहे हैं, उसके बेसिस पे तीन तरह का लैंड सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और फोटोग्रामेट्रिक सर्वे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है उसको हम लोग बोल देते हैं कि आगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पर्पस। आखिर आपका सर्वे करने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। तो पर्पस में हम लोग क्या बोलेंगे कि पर्पस या तो हो सकता है कि हम लोग पता करना चाहते हैं कि वो जो नेचर है मेरा सरफेस का या जो एरिया है उसका नेचर कैसा है, क्या वहाँ पे रॉक्स है, क्या वहाँ पे हिल्स है, क्या वहाँ पे रिवर्स है, या फिर कोई कोई वहाँ पे मैनमेड चैनल या कोई मैनमेड स्ट्रक्चर ही है वहाँ पे। तो अगर हमको किसी भी एरिया के नेचर के बारे में अगर पता करना होगा तो हम लोग क्या परफॉर्म करेंगे, टोपोग्राफिक सर्वे परफॉर्म करेंगे। उसी तरह से अगर आपको कोई भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना चाहे, वो हाईवे बनाना हो, रेलवे बनाना हो, कैनाल बनाना हो, डैम बनाना हो, कोई भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर बनाना हो, तो उसके पर्सपेक्टिव से जो हम लोग सर्वे करते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंजीनियरिंग सर्वे बोल देते हैं। उसी तरह से अगर आपको अपने घर का जो भी आपका बाउंड्री, जो भी आपका लैंड है उसका बाउंड्री लाइन अगर आपको डिसाइड करना हो तो उसके लिए हम लोग कैडेस्ट्रियल सर्वे कर लेते हैं। या फिर हो सकता है कि अगर आपको कोई भी मान, जैसे हम लोग सर्वे ये भी तो करते हैं ना कि सन का डिस्टेंस कितना है, मून का डिस्टेंस कितना है, तो कोई भी अगर हम लोग बात करें कि गैलेक्सी बॉडी या हेवनली बॉडी के बारे में अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हो तो उसके लिए हम लोग जो सर्वे करते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं एरोनॉटिक सर्वेइंग या फिर एस्ट्रोनॉमिक सर्वेइंग। उसके बाद हम लोग क्या बोल देते हैं कि और अलग अलग पर्पस होता है और अलग अलग पर्पस के बेसिस पे भी हम लोग सर्वेइंग करते हैं। तो वही हम लोग देखते हैं क्या कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पर्पस, पर्पस के बेसिस पे सर्वे मेरा कितने तरह का होगा। तो सबसे पहला आ जाता है क्या, टोपोग्राफिक सर्वे। तो टोपोग्राफिक सर्वे में क्या बोला जा रहा है कि दीज आर द सर्वेज व्हिच आर यूज्ड टू शो द डिटेल्स ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस। वहां पे क्या नेचुरल डिटेल्स है या फिर क्या मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं, वो मैन मेड फीचर्स कौन कौन से हैं, उन सारे का अर्थ सरफेस पे जो डिटेल कलेक्ट करने के लिए हम लोग जो सर्वे यूज करते हैं उसी को क्या बोल देते हैं, टोपोग्राफिक सर्वे बोल देते हैं। तो टोपोग्राफिक सर्वे में आपको एक चीज ये भी ध्यान में रखना होगा क्या कि टोपोग्राफी सर्वे जब हम लोग करते हैं तो उस एरिया का कितना वर्टिकल एंडुलेशन है या फिर एलिवेशन कितना है, रेस कितना है, वो फॉल कितना है, ये सारा डेप्थ वगैरह, या माउंटेन्स है तो उसका कितना हाइट है, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये लिखा गया क्या कि सरफेस, अर्थ सरफेस इंक्लूडिंग द एलिवेशन इन्फॉर्मेशन। मतलब एलिवेशन इन्फॉर्मेशन भी हम लोग गैदर करते हैं किसमें, टोपोग्राफिक सर्वे में। उसका जो नेक्स्ट आता है उसको हम लोग बोल देते हैं इंजीनियरिंग सर्वे। तो इंजीनियरिंग सर्वे में क्या बोला जा रहा है कि दीज सर्वे, अच्छा हाँ एक चीज और याद रखिएगा क्या कि जब टोपोग्राफिक सर्वे हम लोग करते हैं तो उसका स्केल कितना होता है। तो स्केल में आपको क्या याद रखना है, इसका जो हम लोग स्केल लेंगे वो मेरा स्केल कितना होता है, तो 1:25,000 टू 1:10 लाख।
अब ये जो होता है, ये जो आपका स्केल है, स्केल से आप क्या समझ रहे हैं वो समझिएगा। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक एरिया है, ठीक है, कोई एक एरिया है। अब पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली कितना है, 25 किलोमीटर। बट जब आप मैप बनाइएगा तो मैप तो 25 किलोमीटर आपका लंबा होगा नहीं। तो आप उसके लिए क्या लेते हो, एक प्रॉपर स्केल लेते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही स्केल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रॉपर स्केल लेते हैं और उसमें हम लोग ऐसा मेंशन कर देते हैं क्या, कि जो मेरा मैप होगा, इस मैप में अगर मेरे पास 1 सेंटीमीटर में लंबा लाइन खींचता हूं तो वो किसके इक्विवेलेंट है, तो वो 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर लेंथ के इक्वल है। तो उसी तरह से अगर 25 किलोमीटर लंबा लाइन है मेरे पास, तो उसके लिए हमको कितना सेंटीमीटर लंबा लाइन खींचना होगा मैप पे, तो 25 सेंटीमीटर लंबा लाइन खींचना होगा। तो ये जो 25 सेंटीमीटर जो इक्विवेलेंट हो गया 25 किलोमीटर का, या जो 1 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट हो गया 1 किलोमीटर का, इसी चीज को हम लोग बोल देते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, या फिर हम लोग बोल देते हैं क्या, आरएफ। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे। उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि लेंथ ऑन मैप, क्या बोल रहे हैं, लेंथ ऑन मैप टू द लेंथ ऑन एक्चुअल ग्राउंड, लेंथ ऑन एक्चुअल ग्राउंड मीन्स ग्राउंड में कितना लेंथ है अपॉन में मैप पे कितना, मतलब मैप पे कितना लेंथ है अपॉन में ग्राउंड में कितना लेंथ है, इसका जो रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा, आरएफ कहलाएगा। तो जैसे हम लोग बोल रहे हैं क्या, कि जो मेरा लाइन था, लाइन का लेंथ कितना था 25 किलोमीटर, और उसको हमने ग्राउंड पे मैप पे कितना प्लॉट किया है 25 सेंटीमीटर। मैप पे मेरा जो 25 सेंटीमीटर वो एक्चुअल में किसके इक्वल है, 25 किलोमीटर के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरा लेंथ ऑन मैप है वो 25 सेंटीमीटर है, और जो लेंथ ऑन ग्राउंड है वो कितना है 25 किलोमीटर है। अब इसको कैंसिल, इसको अगर हम लोग कैंसिल करना चाहे तो दोनों को यूनिट को सेम करना पड़ेगा। तो किलोमीटर से अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं तो क्या करूंगा, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 25 अपॉन में 25 इंटू 10⁵ कैंसिल आउट हो जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों हो गया तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास यूनिट कितना आ गया, 1 अपॉन में 10⁵ मीन्स 1 इंटू 1 कितना आ गया, 1 लाख। तो ये जो आरएफ हो गया कितना हो गया, 1:1 लाख, जब 25 किलोमीटर का एरिया था तब। अगर यही स्केल हम लोग कुछ और लेते हैं तो कुछ और रेशियो हमारे पास आता। तो इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1:1 लाख। तो वही बोला गया क्या कि जब आप टोपोग्राफिक सर्वे करते हो तो टोपोग्राफिक सर्वे में जो स्केल का रेंज आता है वो रेंज कितना आता है, 1:25,000 टू लेकर के 1:10 लाख का रेशियो आता है किसमें, टोपोग्राफिक सर्वे में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि जो मेरा स्केल होगा वो कितना होगा, 1:25,000 से लेकर के 1:10 लाख तक का। अभी हम लोग स्केल के बारे में जैसे ही हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग स्केल के बारे में ही पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, इंजीनियरिंग सर्वे। जब हम बात करें इंजीनियरिंग सर्वे का, तो इंजीनियरिंग सर्वे में क्या बोला जा रहा है कि दीज सर्वे आर यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग वर्क्स लाइक बिल्डिंग, कैनाल्स, हाईवे, रेलवे एक्सेट्रा। अलग अलग वर्क के लिए जो हम लोग सर्वे परफॉर्म करते हैं, इंजीनियरिंग पर्पस के जो भी वर्क है उसके लिए जो सर्वे परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं इंजीनियरिंग सर्वे। अब इंजीनियरिंग सर्वे में अगर हम बात करें बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग का जो आपके पास स्केल आता है वो कितना आता है, 1:50 टू लेकर के 1:200 तक। बिल्डिंग के लिए स्केल कितना आएगा, 1:50 टू लेकर के 1:200। मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास इसके जो ऑन ग्राउंड अगर वो कोई 50 मीटर का स्ट्रक्चर है तो उसको हम लोग जो मैप पे जब प्लॉट करेंगे तो वो कितना मीटर के इक्वल हो जाएगा, 1 मीटर के इक्वल हो जाएगा। या फिर 200 है तो क्या बोलेंगे कि अगर कोई 200 मीटर का स्ट्रक्चर है तो ऑन ग्राउंड, तो उसको मैप पे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कितने के इक्वल आ जाएगा, तो वो 1 मीटर के इक्वल आ जाएगा। तो ये रेशियो हम लोग लेके के चलते हैं किस में, बिल्डिंग के लिए। सिमिलरली ब्रिज एंड अदर सिविल इंजीनियरिंग वर्क का बात करें तो उसके लिए जो हमारे पास आता है स्केल वो कितना आता है, 1:500 टू लेकर के 1:2500 तक का। सिमिलरली हाईवे का अगर हम लोग बात करें तो हाईवे का स्केल आपके पास कितना आता है, 1:1250 टू लेकर के 1:50,000 तक। ये आपके पास बिल्डिंग का, ब्रिज का और हाईवे का स्केल दिया गया। स्केल एक बार आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत आपसे सीधा स्केल पूछ दिया जाता है कि किसके लिए हम लोग कौन सा स्केल यूज करते हैं। तो टोपोग्राफिक सर्वे के लिए हमारे पास जो स्केल आएगा वो कितना आ जाएगा, 1:25,000 टू लेकर के 1:10 लाख तक। उसी तरह से बिल्डिंग के लिए 1:50 टू लेकर के 1:200। ब्रिज एंड सिविल इंजीनियरिंग वर्क के लिए कितना हो जाएगा, 1:500 से लेकर के 1:2500। हाईवे के लिए कितना हो जाएगा, 1:1250 टू लेकर के 1:50,000 तक लेकर के।
तो ये आपके पास क्या आ जाता है क्लासिफिकेशन के पर्पज से। सबसे पहले हमने देखा क्या टोपोग्राफिक सर्वे, उसके बाद हमने क्या देखा इंजीनियरिंग सर्वे। अभी हम लोग देखेंगे क्या कि कैडेस्ट्रियल सर्वे क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे क्या होता है, अलग अलग और सर्वेज के बारे में हम लोग देखते हैं। तो और देखते हैं दूसरे सर्वेज के बारे में। हम नेक्स्ट सर्वे का अगर बात करें तो नेक्स्ट सर्वे हमारे पास कौन सा आ जाता है कैडेस्ट्रियल सर्वे। तो अगर हम बात करें कैडेस्ट्रियल सर्वे का, तो कैडेस्ट्रियल सर्वे के बारे में क्या बोला जा रहा है कि इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश प्रॉपर्टीज बाउंड्री। मतलब क्या बोला जा रहा है, चले सबसे पहले अगर कैडेस्ट्रियल सर्वे का बात करें तो कैडेस्ट्रियल सर्वे का जो एक और नाम होता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या पब्लिक लैंड सर्वे। इसका एक और नाम आपको याद रखना है क्या कि इसका एक और नाम क्या हो जाता है पब्लिक लैंड सर्वे। पब्लिक लैंड सर्वे। तो क्या बोला गया है कि कैडेस्ट्रियल सर्वे इज आल्सो नोन एज पब्लिक लैंड सर्वे। पब्लिक लैंड सर्वे या कैडेस्ट्रियल सर्वे होता क्या है, तो ये सर्वे हम लोग करते हैं कि ताकि जो भी लोगों का बाउंड्री हो, जो भी उनका जमीन जायदाद, तो जमीन जायदाद के जो बाउंड्रीज है, जो प्रॉपर्टीज का जो बाउंड्री है, बाउंड्री को स्टेब्लिश करते हैं। जैसे आप लोग गाँव का देखते होंगे क्या कि जब पूरा गाँव का मैप निकलता है, कोई भी विलेज का कोई भी शहर का, तो उसमें क्या लिखा रहता है कि अलग अलग ऐसे ऐसे मैप आपको दिया जाएगा कि ये जमीन इनका है, ये जमीन इनका है, ऐसे कर करके पूरा मैप बनाया जाता है। तो ये जो मैप तैयार होता है, ये मैप कैसे तैयार होता है, तो ये मैप तैयार होता है कैडेस्ट्रियल सर्वे के थ्रू। तो वही लिखा गया है क्या कि कैडेस्ट्रियल सर्वे इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश प्रॉपर्टीज बाउंड्री। कि ये मान लेते कि ये पर्सन ए का है, ये पर्सन बी का है, पर्सन सी का बाउंड्री है, डी का है, ये ई का प्रॉपर्टी है, एफ का है, जी का है, एच का है एंड सो ऑन। ऐसे सारे पर्संस का जो प्रॉपर्टीज रहता है, प्रॉपर्टीज का जो बाउंड्री होगा, ये जो बाउंड्री शो किया जाएगा, वो कौन से सर्वे के थ्रू शो किया जाता है, तो वो कैडेस्ट्रियल सर्वे के थ्रू किया जाता है। तो याद रखिएगा कि कैडेस्ट्रियल सर्वे जो होता है उसी चीज को हम लोग और क्या बोल देते हैं पब्लिक लैंड सर्वे बोल देते हैं। और इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश प्रॉपर्टीज बाउंड्री, मतलब कि किसी भी की प्रॉपर्टीज का जो बाउंड्री होता है उसको शो करने के लिए हम लोग कैडेस्ट्रियल सर्वे का यूज करते हैं। और इसका जो स्केल होता है 1:1000 से लेकर के 1:5000 तक होता है। कितना स्केल होता है 1:1000 से लेकर के 1:5000 तक। इसका स्केल थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि इसका जो स्केल होगा 1:1000 से लेकर के 1:5000 तक का स्केल होता है किसका कैडेस्ट्रियल सर्वे का। सॉरी। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल नाम से क्लियर है क्या कि हम लोग किसके बारे इसमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या कि क्या जिस पोजीशन पे हमको घर बनाना है उसका लैटिट्यूड कितना है, उसका लॉन्गिट्यूड कितना है, वहां पे मेरा जो मीन टाइम्स है वो कितना है। तो वही लिखा गया क्या इसमें कि दिस सर्वे आर यूज्ड टू डिटरमाइन लैटिट्यूड्स के बारे में, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में एंड लोकल मीन टाइम उस एरिया का कितना है वो पता करने के लिए हम लोग जो सर्वे करते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं कौन सा सर्वे, तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। कौन सा सर्वे एस्ट्रोनॉमिक सर्वे। उसका जो नेक्स्ट आता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या ज्योग्राफिकल सर्वे। अब ज्योग्राफिकल सर्वे क्या होता है कि किसी भी एरिया पे किसी भी प्लेस पे अगर आपको सर्वे करना है और आपको ये पता करना है क्या कि वहाँ का ज्योग्राफी कैसा, मीन्स वहाँ का जो अगर मान की बात करते हैं सॉइल का, तो सॉइल का जो प्रॉपर्टी है उसका स्ट्राटा कैसा है, क्या वो सैंडी सॉइल है, क्लेई सॉइल है, कैसा सॉइल है, उसका अलग अलग लेयर पे सॉइल का प्रॉपर्टीज कैसा है। तो ये सब जो हम लोग सर्वे करते हैं इसको हम लोग बोल देते हैं कौन सा सर्वे जियोलॉजिकल सर्वे। और इसी का एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। यही करता है कौन जूलॉजिकल सर्वे। तो वह लिखा गया है क्या कि इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस स्ट्राटा ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस में अर्थ सरफेस का कैसा कैसा स्ट्राटा है, किस प्लेस पे किस तरह का सॉइल है, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो कौन करता है जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट। एंड इसके जो सर्वे किया जाता है उस सर्वे को हम लोग बोल देते हैं क्या जियोलॉजिकल सर्वे। तो ये आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्वेस थे जो कि आपको पढ़ने थे। अब सर्वे पढ़ने के बाद हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि सर्वे करने का प्रिंसिपल क्या होता है, आखिर हम लोग कौन सा प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं सर्वे करने के लिए। तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि सर्वे करने का दो प्रिंसिपल होता है। एक प्रिंसिपल जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या कि वर्क फ्रॉम होल टू ए पार्ट। पूरा जब आपको सर्वे करना होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं पूरे को कंसीडर करते हैं, उसके बाद उससे छोटा छोटा कम करते 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 एक छोटे से पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल ये है वर्क फ्रॉम होल टू ए पार्ट। और दूसरा प्रिंसिपल क्या है कि किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए टू लोकेट एनी पॉइंट वी हैव टू टेक एटलीस्ट 2 मेजरमेंट। किसी भी पॉइंट को शो करने के लिए आपको कम से कम 2 मेजरमेंट लेना पड़ेगा। तो ये सारा प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कि आखिर स्केल मेरा क्या होता है, कितने तरह का स्केल होता है, स्केल का यूज हम लोग कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है। तो ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।